अब हम आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता ना, बातें ना करो। वैदिक सभ्यता किस तरीके से चलती थी ना। तो वैदिक सभ्यता में सबसे नीचे होता था कुल, कुल या इसको हम कुलप या इसको हम परिवार कहते थे। ठीक है, ये कुल का जो मेन होता था उसको हम कुलप या पिता कहते थे। ठीक है, ये वही जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो कुल या परिवार का कुलप कहलाता था। ठीक है, जब थोड़े बहुत कुल मिल जाते थे, मतलब घर इकट्ठा हो गए, ग्रह भी इसको कहा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ग्रह में ही समझ में आएगा। और इससे थोड़ा जब हम ऊपर उठते थे, मतलब 2-4 कुल जब मिल जाते थे तो ग्राम का जो है विकास होता था। और ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी या इसको हम मुखिया भी कहते थे, और आज के समय में इसको सरपंच या प्रधान कहते हैं ना। फिर ग्रामीण से जब ऊपर थोड़ा उठते थे तो विष बन जाता था, और विष का जो मुख होता था उसको विषपति कहते थे, विषपति कहते थे। ठीक है, और विषपति से जब आगे बढ़ते थे हम तो उसको जन कहते थे, और जन हमारा जो है ऋग्वैदिक काल में ही था। ऋग्वैदिक काल, और जन से जब ये महाजनपद बन गया, महाजन बन गया, तो उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो जन का जो मुखिया होता था उसको हम जनपति या राजन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, किसको? हाँ, मतलब ये इनकी प्रशासनिक इकाई हम कह सकते हैं इस तरीके से थी। कुल, ग्राम, विष, जन। इधर हम देखें कुलप, ग्रामीणी, विषपति, जनपति या राजा। ठीक है, राजा को सलाह देने के लिए 4 समितियां होती थी। एक का नाम था सभा, एक का नाम था समिति, एक का नाम था विदत, और एक का नाम था गढ़। ठीक है, मतलब इनसे जो है काम चलता था राजा का। अब होता क्या था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सभा जो है ये सभा है। ठीक है, सभा के बारे में बताया जाता है कि सभा के लिए जो है 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। ये सभा के लिए 8 बार, सॉरी 8, हाँ, सभा के लिए जो है 8 बार इसका प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ है ना। तो इससे ये पता चलता है कि सभा जो है, अगर आज जैसे हम आज की तुलना करें तो ये सभा राज्यसभा से अपना संबंध रखती थी। जैसे आज की राज्यसभा हो गई, वैसे उस समय क्या होती थी? सभा होती थी। और सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 8 बार। सभा में जो होता था कुछ लोग शामिल होते थे और वो राजा या जनपति को अपनी सलाह देते थे। और सबसे जो मेन थी, इसका उल्लेख 9 बार हुआ है, और सबसे मुख्य यही थी। इसकी तुलना आज की लोकसभा से की जाती है, आज की लोकसभा से की जाती थी। इसमें जो होते थे, इसमें खासकर बुजुर्ग, ठीक है, और अनुभवी और विद्वान, इनको जो है समिति में जनता चुनकर भेजती थी, समिति में बैठाया जाता था, और समिति राजा के चुनाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए कि इसमें अनुभवी लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, ये लोग सलाह दे रहे हैं कि राजा जो है इनको बनाया जाए ना। तो इससे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी दिख रही ना, लोकतांत्रिक, और प्लस में ये लोग उसी को चुनते होंगे राजा जो इनको सबसे योग्य लगता होगा ना।
तो ऋग्वैदिक काल में राजा या राजन का पद वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, अब राजा का पद जो वंशानुगत नहीं था, क्योंकि इसको जो समिति थी वो क्या करती थी, चुनती थी ना। तो समिति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद है ना। उस समय विदत का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ 122 बार। विदत का बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये उस समय की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। मतलब एक तरीके से हम देखा जाए कि समाज व्यवस्था ठीक से चले, धार्मिक काम ठीक से चलते रहें और प्रशासनिक काम ठीक से चलते रहें, ये किसकी जिम्मेदारी थी, विदत की। और गढ़ में कुलीन परिवार के लोग होते थे, कुलीन परिवार के सदस्य। ठीक है, तो ये जो 4 समितियां थी, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास 2 हैं। कौन कौन, जो राजा की नियुक्ति में अपना योगदान देती हैं, सभा और समिति। ये विदत जो है राजा की नियुक्ति से इसका संबंध नहीं है, ये सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक काम अपना देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, ये मतलब इस तरीके से इनका प्रशासन चलता था। अब जो राजन बनता था, राजन अपने नीचे 2 लोगों को मुख्य रूप से रखता था। एक पुरोहित, पुरोहित जो होता था सलाहकार होता था। क्या होता था, सलाहकार राजन का। और एक होता था सेनानी, ये आज का हम कहें सेनापति, सेनापति। ठीक है, तो राजन के बाद 2 पद और थे, जिसमें सबसे ऊंचा पद हमारा कौन सा है, पुरोहित का पद। नहीं, पुरोहित, हाँ, यह सलाहकार, सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंचा पद। अब होता क्या था कि पुरोहित, इसको हम आज का न्यायाधीश कह सकते हैं। ठीक है, कि राजा कोई भी काम अगर करता था या दंड देता था तो बिना पुरोहित की सलाह के नहीं दे सकता। यहाँ पर 1-2 ऐसे, उस समय की जो पुलिस थी उसको उग्र कहा गया है। पुलिस को क्या कहते थे उस समय की पुलिस को, उग्र। क्योंकि यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ऐसे मिले हैं कि पुरोहित की सलाह पर तुरंत दंड दिया गया ना, या पुरोहित की सलाह पर जो है उनका कारावास कम किया गया। तो इसका मतलब न्यायिक व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख पुरोहित था और दिखावे के रूप में राजन था ना। और पकड़ने का जो काम करती थी वो उग्र करती थी, और पुलिस जो है हाँ। अच्छा, ये सब चलता सिस्टम कैसे था, इसको चलाने के लिए जो जनता थी, जनता एक बलि उसको नाम दिया गया। ठीक है, बलि मतलब यहाँ पर बलि से नहीं है, बलि का मतलब है स्वेच्छा से जनता राजा को उपहार देती थी, राजन को उपहार या गिफ्ट देती थी, उसको हम बलि कहते थे। ठीक है, इससे फायदा क्या होता था कि प्रशासन चलाने में जो खर्चा आ रहा है, और प्रशासन को चलाने में जो खर्चा आ रहा है उसको भी देखना चाहिए ना। तो ये बलि नामक एक तरीके से उस समय का हम कर कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें ये प्रशासनिक व्यवस्था में जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उस समय जो है ये 12 जन थे इसमें। ठीक है, उनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कितने जन थे, इसका मतलब 12 राजन होंगे ना। सब अपना अलग अलग क्षेत्र थे, और यही आगे चल के महाजन बने। महाजन मतलब 1-2 जन आपस में मिल गए होंगे, महाजन बने, फिर कई जन मिल गए तो महाजनपद बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती रही। राजा वाला जो है, राजन क्या पद